हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज और एक मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है SRN1 मैकेनिज्म। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन R फॉर रेडिकल, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन वो इनिशिएट कौन करते हैं? रेडिकल एनायंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या है? रिच स्पीशीज है, क्योंकि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक रिंग तक अप्रोच इजीली नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही रेयर है, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या करते हैं? हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि आपके रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की हम अटैक करा सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस के बेस पे हमने अभी तक हमने तीन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है। मैकेनिज्म को हमने ऐसे डिस्कस किया था। सबसे पहला एक जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म था, उसमें क्या था कि आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते थे, स्पेशली जब ऑर्थो एंड पैरा टू द लिविंग ग्रुप, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाते हैं आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, फिर उस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, तो उस समय क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। और आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता था कि जो एनाइन बनते थे, जिसको मेजन हैमर कम्प्लेक्स भी हमने कहा था, जो इंटरमीडिएट था वो बहुत ही स्टेबल का इंटरमीडिएट होता है, वहाँ से सेपरेट भी किया है। तो वो जो इंटरमीडिएट बनता था वो क्या था? एक नेगेटिव चार्ज का इंटरमीडिएट था ना। वो नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट बनता था, फिर क्या होता था? आपका लिविंग ग्रुप निकल जाता था, फिर वहाँ पे आपको फिर से एरोमेटिसिटी आपकी गेन होती थी। ठीक है, ये वाला हमने रिएक्शन पढ़ा। यानी इसमें क्या था? आपका लिविंग ग्रुप होता था, आपका न्यूक्लियोफाइल होता था, लेकिन इसको इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने के लिए किसकी तरफ एक्टिवेट करना है? हमें एक्टिवेट करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पैरा पोजिशन और या ऑर्थो पोजिशन पे वहाँ पे अटैच करते थे। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम होता था, जो कार्बेनाइन बनते थे या मेजनहेमर कम्प्लेक्स बनते थे वो फर्दर स्टेबलाइज होता था। ठीक है, इसके बाद वहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाता था? निकल जाता था। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता था। यानी इसमें जो पहला स्टेप होता था वो स्लो स्टेप होता था, बिकॉज वहाँ पे उसकी एरोमेटिसिटी वहाँ पे लॉस हो रही होती है, तो बहुत मुश्किल से होता था। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। और ये बाईमॉलिक्यूलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइलिक की कंसंट्रेशन और आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। एक हमने ये वाला कंडीशन पढ़ा। फिर और एक हाँ, अगर इसके हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे हम, ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर इसके पढ़ते हैं तो ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। यहाँ आपका फ्लोराइड ऐसे ये लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको मेजन हैमर कम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला। फिर उसके बाद ये दूसरे ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका क्या बनता था? प्रोडक्ट बनता था। यानी ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये सबसे ज़्यादा था, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है और आपका एरोमेटिक जो है स्पीशीज जो सबस्ट्रेट है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये बाईमॉलिक्यूलर है। इसके बाद हमने और एक मैकेनिज्म पढ़ा। इसमें कंडीशन ये था कि आपका जो सबस्ट्रेट है उसको हम ट्रीट करते थे, जैसे आपका एराइल हैलाइड्स हैं, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना,
पोटाशामाइड के साथ यहाँ पे हम ट्रीट करते थे, तो एक और इंटरमीडिएट बनता था जिसमें क्या बनता था, बेंजाइन बनता था, है ना। यहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता था बेंजाइन। फिर उस पे आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों पोजीशन पे अटैक कर सकता था, जहाँ से यानी ये वाला पोजीशन पे जहाँ पे ऑलरेडी आपका लिविंग ग्रुप अटैच है जी। इससे पहले हमने शायद इसको डिस्कस किया है, इप्सो अटैक बोलते हैं ना, जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप होता है उसी कार्बन पे ही अटैक करते हैं आपका न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम इप्सो अटैक कहते हैं ना। अगर इप्सो पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन होता है तो डायरेक्ट उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, डायरेक्ट उसी जगह पे हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी पोजीशन पे होता है इसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसमें देखा गया था कि दोनों जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं वो 1:1 रेशो में होता है, दोनों बराबर बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बेंजाइन बनता है दोनों एंड फ्री होता है, दोनों एंड पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो इसमें कंडीशन ये था कि आपका एराइल हैलाइड को ट्रीट करते थे हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फिर इसके बाद हमने एक और ये मैकेनिज़्म डिस्कस किया जिसमें कंडीशन ये था कि आपका एरोमेटिक जो सबस्ट्रेट था उसको हम किसके साथ वो सबस्ट्रेट क्या था, वो हमारा सबस्ट्रेट था प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस था, है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस था। उसको हम ट्रीट करते थे नाइट्रस एसिड के साथ, फिर वहाँ से एक डाइजोनियम सॉल्ट बनते थे। फिर डाइजोनियम सॉल्ट एक अच्छा सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन के लिए हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ऐसे लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं जो इजीली निकल जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपको कार्बोकेटाइन वहाँ पे इजीली बनते हैं। अब उस कार्बोकेटाइन पे आपका न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं एक एक्सेलेंट आपका सबस्ट्रेट है डाइजोनियम सॉल्ट फॉर SN1 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले स्टेप में आपका डाइजोनियम, फिर इसके बाद वहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाता था ऐसे लिविंग ग्रुप, फिर इसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ कंडीशन आपको डाइजोनियम सॉल्ट का था, यानी ये कौन सी इसमें होता था जहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस एज ए सबस्ट्रेट हम लेते थे, ठीक है। ये भी डिस्कस किया। यहाँ पे ये बन गया आपको पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों था? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स स्लोएस्ट स्टेप में आपका सिर्फ सबस्ट्रेट ही वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। इसके बाद ये वाला हमने डिस्कस किया, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हम डिफरेंट वहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये हमारा एक यहाँ पे आपको क्लोरीन पे फोकस करना है। ये हमारा जो क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप है। अब इसमें इस स्ट्रक्चर है जिसको 1A से रिप्रेजेंट किया और 1B से रिप्रेजेंट किया, दोनों में क्या है डिफरेंट इतना है, आपके लिविंग ग्रुप का पोजीशन अलग है। यहाँ ये 5th पोजीशन पे है, यहाँ पे ये 6th पोजीशन पे है ना। 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पे ही फर्क है, बाकी सब सेम है ना। 5 क्लोरो ट्राईमिथाइल बेंजीन हम कहेंगे, यहाँ 6 क्लोरो ट्राईमिथाइल बेंजीन इन जनरल, आप ऐसे याद रखो। अब उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन अमोनिया। ये कौन सा कंडीशन है आप याद कीजिए, तो आपको एकदम से याद आएगा कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो क्या आपको यहाँ बनेगा, यहाँ बेंजाइन बनेगा, ठीक है। तो ये बेंजाइन, चाहे आप ये ले चाहे आप ये वाला ले, दोनों में एक ही बेंजाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोनों में एक ही बेंजाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्लोरीन निकल जाएगा तो यहाँ बेंजाइन यही बनेगा, यहाँ से भी क्लोरीन निकल जाएगा तो बेंजाइन यहाँ बनेगा, ठीक है। दोनों एक ही पाथवे से जा रहे हैं, दोनों में एक ही इंटरमीडिएट बन रहा है, वो भी बेंजाइन बन रहा है, ठीक है। तो चाहे ये ले चाहे ये ले आप एज ए सबस्ट्रेट, तो दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आपको क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये और ये, ठीक है। तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट किया वही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। एक जगह पे यहाँ 5th पोजीशन पे NH2 अटैच हो रहा है, एक जगह पे 6th पोजीशन पे NH2 अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेंजाइन के इस साइड में भी NH2 अटैच कर सकते हैं या इस साइड पे अटैक कर सकते हैं, दोनों का 50-50% चांस है। तो ये हमें एज एक्सपेक्टेड उतना ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर हम
इसका और इसका रेशो देखते हैं तो 1:1.5, यानी इसको 1 मानेंगे तो थोड़ा 1.5 थोड़ा सा ज़्यादा है ना, रेशो थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा है। तो ये एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है जो इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा फेवर करते हैं। कैसे करते हैं? से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये आपका बेंजाइन बन गया है ना, यहाँ पे आपका NH2 अटैक करेगा। चलो मैं इसको दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ, जैसे हमारा आपको बेंजाइन बना है उसी हिसाब से। यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है कि नहीं, यहाँ बेंजाइन बना, ठीक है। NH2 आप देखो, अगर NH2 आपका अमाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ने अटैक किया है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बोनाइन यहाँ बन रहा है इस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, ठीक है। अगर आपके NH2 ने, यानी आपके न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया? इस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, तो ये यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे बनना चाहिए? ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे NH2 ने यहाँ अटैक किया, ठीक है, यहाँ अपना डबल बॉन्ड है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है, आएगा ना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है ना, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है ना, ये भी CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना। ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं? +I इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। ये तो नेगेटिव चार्ज ऑन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है, तो ये रेजोनेंस तो नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का असर होगा ना। तो ये इसके इस नेगेटिव चार्ज के जस्ट बगल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 है, इसके मेटा पोजीशन पे भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपके मेटा पोजीशन से भी इफेक्टिव होता है, आर्थो पोजीशन से भी इफेक्ट। यहाँ पे इसके आर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन से इंडक्टिव इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। इसके मेटा पोजीशन पे और एक मिथाइल, यानी 3 मिथाइल ग्रुप बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। अब इसको यहाँ देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इसके अर्थों में सिर्फ क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और इसके मेटा पे एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको डिस्टेबलाइज, और एक पैरा पे बहुत दूर है। ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इतना कम असर हो गया इसका, यानी मेन इफेक्ट सिर्फ दो ग्रुप का हो गया। यहाँ पे कितने ग्रुप का हो रहा था? 3 ग्रुप का हो रहा था ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है आफ्टर द अटैक ऑफ NH2, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है ये वाला। तो NH2 कहाँ अटैक करना चाहेगा? 6th पोजीशन पे, क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसको क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो सेकंड वाला है इसमें थोड़ा सा फेवर नहीं कर रहे हैं सेकंड इस केस में, और इसमें थोड़ा फेवर करे, तो ये वाला थोड़ा सा क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। इसलिए यहाँ देखिए आप, रेशो 1:1.5, यानी ये 6th पोजीशन पे जो अटैक हो थोड़ा सा ज़्यादा हो। ये तो हम आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बेंज़ीन मैकेनिज्म क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। और एक कंपाउंड यहाँ देखिए, एक और सबस्ट्रेट हम लेंगे। यहाँ पे क्लोरीन की जगह हमने क्या लिया? आयोडीन लिया 5th पोजीशन पे, यानी 5-iodo-1,2,4 ट्राइमिथाइल बेंजीन हम एज ए सबस्ट्रेट लेते हैं। सेम कंडीशन अब अमाइड यहाँ यूज़ किया, तो हमें ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मिल रहा है, एज एक्सपेक्टेड 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम रेशो की बात करते हैं, तो रेशो क्या बनना चाहिए? तो रेशो बनना चाहिए था हमारा ये वाला 1:2, है ना, 1:2। ये यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ ये अटैक करेगा, और ये 1.5 था, ये 1.5:1 था, अभी हमने डिस्कस किया। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बन रहा था ना,
1.5:1 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ टोटली रिवर्स हो रहा है। ये 0.63 है, ये 1 बन रहा है। यानी अब हम हमारे जो बेंजाइन मैकेनिज्म था उसके हिसाब से तो ये ज़्यादा बनना चाहिए था, जो हमने पहले ही क्लोरो वाले कंपाउंड में हमने डिस्कस किया है, और ये क्या बनना चाहिए था, कम बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब हमें शक हो रहा है किस पे, बेंजाइन मैकेनिज्म पे। शायद यहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, हमें अब शक होने लगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा और एक चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने आयोडीन को कहाँ लिया, 6 पोजीशन पे लिया। ठीक है, 6 पोजीशन पे, यानी 6 आयोडो आइसोमर लिया, बाकी सब सेम है। हमने आयोडीन की पोजीशन को चेंज किया, जैसे हमने इससे पहले यहाँ किया था। इसमें हमने यहाँ 5th पोजीशन पे, यहाँ 6th पोजीशन में रखा। दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों का सेम यहाँ बेंजाइन बना और सेम प्रोडक्ट बना दोनों में। चाहे आप ये ले, ये दोनों फिर से बनेगा, चाहे आप ये ले, ये दोनों फिर से वही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। हमने बेंजाइन मैकेनिज्म से इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पे हमने 5 पोजीशन पे आयोडीन लिया, यहाँ 6 पोजीशन पे आयोडीन लिया, तो टोटली रेशो चेंज हो गया। देखो ये 5.9:1 बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है आपके बेंजाइन मैकेनिज्म में। अब हमें कुछ एक नया मैकेनिज्म चाहिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। वो मैकेनिज्म है रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ मीन्स यहाँ पे एक रेडिकल एनाइन बनते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं, वो पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ रेडिकल बनते हैं तो क्या ये मैकेनिज्म, इससे हमें थोड़ा सा इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कहा जाता है इस मैकेनिज्म में बेंजाइन मैकेनिज्म भी फॉलो होता है, और इसके साथ और एक मैकेनिज्म है रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पे फॉलो होता है। कैसे होता है, देखो, अगर आप बेंजाइन मैकेनिज्म को ही पहले आप दिमाग में लाओ, सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म, तो बेंजाइन मैकेनिज्म से क्या बनना चाहिए, यही दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। देखो यहाँ बेंजाइन बनेगा ऐसे, यहाँ बेंजाइन बन गया, आपका मिथाइल 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 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका NH2 यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सा ये ज़्यादा बनना चाहिए था, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज 3 मिथाइल ग्रुप, है ना। और ये थोड़ा सा कम बनना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, वही रीज़न की वजह, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा ये, लेकिन थोड़ा सा अब रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो कुछ हद तक यहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और एक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल। यानी इस पोजीशन पे यहाँ से आयोडीन निकल जाता है, पहले सबसे पहले यहाँ पे अटैक करते हैं आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, एक रेडिकल एनाइन बन जाती है, यानी रेडिकल और एनाइन, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम रेडिकल एनाइन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से अलग हो जाते हैं आयोडीन, आयोडाइड ऐसे आई नेगेटिव निकल जाते हैं, आई नेगेटिव निकल गया ना, फिर क्या रह गया, रेडिकल। ये रेडिकल कहाँ आएगा, 5th पोजीशन पे ही बनेगा ना, यहाँ पे 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे आपका क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। 5th पोजीशन पे बनेगा ना, याद रखना 5th पोजीशन पे, क्योंकि आपका आयोडीन 5th पोजीशन पे, रेडिकल भी 5th पोजीशन पे बनेगा। तो आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका अमाइड कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, 5th पोजीशन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जगह तो 5th पोजीशन है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा है। एक तो ये प्रोडक्ट बेंजाइन मैकेनिज्म से भी बन रहा है, दूसरा आपका फ्री रेडिकल से भी बन रहा है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। और रेशो इतना ज़्यादा नहीं होगा डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये है कि आपका बेंजाइन जो मैकेनिज्म है इस वाले को फेवर कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस वाले पोजीशन को फेवर कर रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों का अपोजिट हो रहा है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म से ये वाला ज़्यादा बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा फ्री रेडिकल ही यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं, थोड़ा ये वाला ज़्यादा बनते हैं और ये वाला कम बनते हैं। देखिए याद रखना है, बेंजाइन भी साथ हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि फ्री रेडिकल से तो सिर्फ यही बनना चाहिए था, लेकिन याद रखना बेंजाइन मैकेनिज्म साथ में फॉलो हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब यहाँ देखो बेंजाइन मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा,
तो क्या बनेगा, ये और यहाँ पे एक बेंजाइन बनेगा। आपका NH2 कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, और हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। और बताइए इसमें कौन सा ज़्यादा बनेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इस वाले को ज़्यादा क्या करते हैं, सूट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ अटैक करने से आपका कार्बोनाइन जो बनता है वो स्टेबलाइज हो रहा है, हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका बेंजाइन मैकेनिज्म इस पोजीशन पे फेवर कर रही है, हमारा थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए, ये थोड़ा कम बनना चाहिए। एक, अब आपका फ्री रेडिकल कहाँ जनरेट होगा, आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा ना, आयोडीन यहाँ निकल जाएगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ बनना चाहिए। आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, 6 पोजीशन पे अटैक करेगा, बना 6 पोजीशन पे। तो मीन्स बेंजाइन मैकेनिज्म भी फेवर कर रहे हैं इस पोजीशन को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फेवर कर रहे हैं इस पोजीशन को। तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसलिए इसका रेट 5.9:1 है। क्योंकि इस पोजीशन पे ये साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, साइन यानी इसके बगल वाले को, ये सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म से बनेगा। ये बेंजाइन मैकेनिज्म भी ये इसको फॉलो कर रहा है, और फ्री रेडिकल भी इसको ये फेवर कर रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो इससे हमें अब थोड़ा सा आइडिया आने लगे हैं कि शायद यहाँ पे अब फ्री रेडिकल ही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही इस चीज़ को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब हमें फर्दर प्रूफ चाहिए क्या रियली यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता होगा। तो अब क्या क्या देखिए, पहले इसको देखिए, तो ये जनरल मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपके इस एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे अटैक करते हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे तो क्या आएगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो इसको रेडिकल एनाइन बनेगा। फिर ये रेडिकल एनाइन आई नेगेटिव आयोडाइड ऐसे निकल जाएगा, तो फ्री रेडिकल एरोमेटिक कंपाउंड पे रह जाएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड पे रह गया, इस एरोमेटिक कंपाउंड के फ्री रेडिकल पे आपका अमाइड यहाँ पे अटैक करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो गया ना। फिर आपको फिर से रेडिकल एक फिर से एनाइन बनेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो सबस्ट्रेट है, एक ही सबस्ट्रेट तो नहीं होगा ना, वहाँ पे हज़ारों होगा, फिर ये दूसरे पे अटैक करते हैं ऐसे। तो यहाँ से रेडिकल एनाइन एक फिर से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। फिर से ये साइकिल की तरफ चलता रहेगा आगे, जो मैं आपको बाद में एक साइकिल को भी दिखाऊंगा कि कैसे ये जनरेट होता होगा। इसी मैकेनिज्म को हम SRN1 मैकेनिज्म कहते हैं। अब हम यही डिस्कस कर रहे थे, हमें थोड़ा सा तो अब आइडिया आ गया कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब फर्दर प्रूफ चाहिए, तो फर्दर प्रूफ में देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला रिएक्शन आपको कौन इनिशिएट करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें इनिशिएट करते हैं ये वाला रिएक्शन। आप फोटोकेमिकली भी ऐसे फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, थर्मली भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डोनर, अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है यहाँ पे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। जब हम KNH2 को NH3 में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर अटैक करते हैं, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल तो होता है, ये हमें प्रूफ हो गया, बिकॉज इस कंडीशन में आपको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, पोटेशियम को फिर से इसमें डिजोल्व किया, पोटेशियम मेटल को इसमें फिर से इसमें डिजोल्व किया। डिजोल्व करने से क्या हो जाएगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा ना, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीज हो गया। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा ना, फ्री रेडिकल फर्दर जनरेट होगा, बहुत सारा रेडिकल जनरेट होगा। इससे हमारा क्या होना चाहिए, रेडिकल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करने वाली चीज़ कर रहे हैं ताकि फ्री रेडिकल और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्दर पोटेशियम यहाँ पे ऐड करता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से फिर से आ रहा है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे किस पे अटैक करेगा, 5th पोजीशन पे, यानी
इसका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। जो ये वाला प्रोडक्ट है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइन सब्स्टिट्यूशन है, साइन बोलते हैं ना, इसके नेक्स्ट वाले पे जब अटैक होते हैं तो साइन, ये सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म से होता है ना, फ्री रेडिकल में तो नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे के पोटेशियम मेटल को यहाँ फर्दर ऐड करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फिर से फास्ट होगा, ये वाला रेशो अब ज़्यादा होगा। तो सेम ऑब्जर्वेशन की, जब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की तो उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन की और कंप्लीटली सप्रेस होने लगे साइन सब्स्टिट्यूशन, यानी साइन वाले पोजीशन पे अब बिल्कुल कम सब्स्टिट्यूशन होने लगे, सिर्फ फ्री रेडिकल यानी सेम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो था वो अब ज़्यादा होने लगे। जैसे आपका आयोडीन यहाँ था तो इस पोजीशन पे ही फ्री रेडिकल बनेगा ना, तो ये वाला प्रोडक्ट अब बढ़ने लगे। इससे प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब दूसरा और यहाँ पे फर्दर प्रूफ करने की कोशिश की कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, SRN मैकेनिज्म को फर्दर साबित करने के लिए रेडिकल स्केवेंजर यूज़ किया। स्केवेंजर मीन्स जो फ्री रेडिकल को खाते होंगे, ऐसे हम बोलेंगे ख़त्म करते होंगे, जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसको ख़त्म करते हैं, स्केवेंजर बोलते हैं ना उसको। यानी अब उल्टा किया, पहले वाले स्टेप का उन्होंने क्या किया, उल्टा किया। अब यहाँ रेडिकल जो बन रहे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, कोई ऐसा अब इसमें कंपाउंड डाला है ना, तो जिससे क्या हो रहा है, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब नहीं होगा। तो फिर अब क्या होगा, सिर्फ आपका SN1 सॉरी बेंजाइन मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। मीन्स अब यहाँ पे रेडिकल अब नहीं बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि आपने स्केवेंजर यूज़ किया ना। अब फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, जब फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म को। तो देखा गया कि ये रेशो फर्दर अब ये क्या हो रहा था, 1:1 के करीब आ रहा था। क्या हो रहा था, 1:1 के करीब हो रहा था। तो इससे फर्दर प्रूफ हो गया कि जो है यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे विच सप्रेस कर रहा था किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, और रेशो फिर से 1.46:1 के करीब अब आ रहा था। मीन्स इससे फर्दर हमें प्रूव हो रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। और एक यहाँ पे प्रूफ ये था कि इस मैकेनिज्म में उनको क्या, कौन सा प्रोडक्ट मिला, 1,2,4 ट्राईमिथाइल बेंजीन मिला। ये कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा। ये वाला बन रहा था ना आपको, ये वाला कंडीशन था। से फॉर एग्जांपल यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, पॉसिबिलिटी ये है कि ये NH2 से सॉरी NH3 से एक H रेडिकल यहाँ से ले जाए, H रेडिकल यहाँ से ले जाए, है ना। फ्री रेडिकल तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं से भी अपने आप के पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। से आपके सॉल्यूशन में अमोनिया है तो वहाँ से ये H रेडिकल को लेगा तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट, तो ये भी पॉसिबल है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, यहाँ पे अब H आ गया, यानी सब पे H है ना, ये तो सब पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ भी H आ गया। मीन्स यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो गया। कौन सा बन गया फिर, ये बनना चाहिए ना, अगर वहाँ फ्री रेडिकल बनता होगा तो ये वाला प्रोडक्ट आपको बनना चाहिए। और देखा गया सच में ये प्रोडक्ट भी इनके साथ ये भी बन रहा था। तो इससे फर्दर प्रूफ हो रहा है कि यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कंडीशन, रिएक्शन का कंडीशन कैसा है, आपका सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है, डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। आपका सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, या अगर आप ऐसा एराइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस में लेंगे तो वहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट वाले सबस्ट्रेट को लेंगे यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म जैसा फॉलो होगा।
और अगर यहाँ पे एक आयोडो कंपाउंड लेंगे तो इस केस में आपको क्या मिलता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, बेंजाइन एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हम इस साइकिल को देखें, देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो डोनर है यहाँ पे इस एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक रेडिकल एनाइन बनते हैं, फिर वहाँ से आई नेगेटिव निकल जाते हैं, आपका एरोमेटिक रेडिकल यहाँ रह जाते हैं, फिर इस रेडिकल पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, फिर से रेडिकल एनाइन बनेगा आपका, फिर इसके बाद एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूट विद न्यूक्लियोफाइल, न्यू न्यूक्लियोफाइल वो निकल जाएगा ऐसे प्रोडक्ट आपका। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा, फ्री रेडिकल है ना, जो फ्री रेडिकल फ्री हुआ फिर इस पे अटैक करेगा, फिर फर्दर ये साइकिल कंटिन्यू रहता है जब तक इसकी चेन को हम या तो एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट करके टर्मिनेट हो जाते हैं, या हम फिर से बाहर से स्केवेंजर यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल, उससे फिर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा आप आइडिया आया होगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। फर्दर मैं यही कहना चाहूँगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर से आप आपके गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।